हाँ तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आ चुके हैं सर्कुलर मोशन का। तो सर्कुलर मोशन में आज का जो टॉपिक है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। हालांकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में ज़्यादा जानकारी हमारे एनसीईआरटी बुक में नहीं दी गई और इससे डायरेक्ट सवाल भी मतलब नहीं आते हैं, बट स्टिल इट्स एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। सर्कुलर मोशन को समझने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। समझते हैं क्या है। इसको समझने से पहले सूडो फोर्स वाला कॉन्सेप्ट आपको आना पड़ेगा, एंड आई होप आपको सूडो फोर्स क्या है पता है। क्लास 11 में ही है वो, मतलब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में याद है मैंने कराया था कुछ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कराया था, वहाँ पे सूडो फोर्स कराया था। आपको अगर याद नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा से वो वाला टॉपिक एक बार रिविजिट करता हूँ तो आपको समझ में आएगा। मान लो एक लिफ्ट है, सूडो फोर्स आता है बेटा आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, ठीक है, वो सब छोड़ो अभी, सिंपल भाषा में लिफ्ट है। अब मान लो ये एक इंसान है, एक रस्सी लगी हुई है, ठीक है, रस्सी के साथ एक बॉल लगा हुआ है। अब लिफ्ट मान लो ऊपर एक्सेलरेशन ए से जा रहा है, ठीक है। तो अगर ऑब्जर्वर बाहर खड़ा है, यानी कि इंसान एक बाहर खड़ा है, तो इसके हिसाब से ऊपर की तरफ क्या लग रहा है टेंशन, नीचे की तरफ क्या लग रहा है बेटा mg। इस इंसान के हिसाब से ये बॉडी किस तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है एक्सेलरेशन ए से, तो ये इंसान को क्या लगेगा, इस इंसान को लगेगा कि पक्का टेंशन ज़्यादा है mg से, तभी बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, इसको तो ऐसा लगेगा। तो ये क्या लिखेगा, T माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। समझ में आ रहा है कि नहीं, इस इंसान का इक्वेशन समझ में आया आप लोग को। T इक्वल टू क्या हो गया बेटा, उस तरफ जाके m इंटू एम जी प्लस एम ए, समझ में आ रहा है। तो ये पहला इक्वेशन आया अगर ऑब्जर्वर बाहर है, ठीक है, अगर ऑब्जर्वर बाहर है। अब एक बार देखते हैं ऑब्जर्वर अगर अंदर चले जाए तो क्या लगे, क्या होगा। ऑब्जर्वर अंदर चला गया, या इन सिंपल वर्ड्स कैमरा से देख रहा है कोई, और ये आपने देखा भी होगा, मैंने जब उस चैप्टर में उस टॉपिक में कराया था तब अंदर कैमरा लेके गया था, और मैंने क्या बताया था, जब भी हम किसी एक्सेलरेटेड सिस्टम से ऑब्जर्व करें तो एक बार बता, सिस्टम एक्सेलरेट कर रहा है कि नहीं ऊपर की तरफ, एक्सेलरेट कर रहा है ऊपर की तरफ। सिस्टम अगर ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है तो अंदर अगर कोई ऑब्जर्वर है, यानी कि ऑब्जर्वर भी एक्सेलरेट करेगा, तो सिस्टम में रखी हुई हर चीज़ ऑपोजिट डायरेक्शन में एक सूडो फोर्स फील करेंगे कि नहीं, बताया था। यानी कि जब भी ऑब्जर्वर, याद करो, और याद नहीं है तो आप एक बार जाके वो वीडियो देख लो, या अगर आपको ये थोड़ा बहुत याद है तो मैं दोबारा बता देता हूँ। अगर ऑब्जर्वर किसी एक्सेलरेटेड फ्रेम के अंदर है, एक्सेलरेटेड सिस्टम के अंदर है, तो उस सिस्टम का जो एक्सेलरेशन होगा, उस सिस्टम का जो एक्सेलरेशन होगा, उसी सिस्टम के रखे हुए अंदर हर बॉडी पे उसका नेगेटिव एक्सेलरेशन लगेगा। यानी कि अगर सिस्टम एक्सेलरेशन ए से ऊपर जा रही है तो हर बॉडी नीचे की तरफ एक्सेलरेशन ए फील करेगी। समझ में आ रहा है। अच्छा, इस ऑब्जर्वर के हिसाब से लिफ्ट ऊपर जा रही है, नीचे जाए, कुछ भी जाए, इस ऑब्जर्वर के हिसाब से ये बॉल जो है वो तो रेस्ट में रहेगा एट एनी टाइम। इस ऑब्जर्वर के हिसाब से ये बॉल रेस्ट में, क्योंकि इमेजिन करो तुम लिफ्ट के अंदर, और लिफ्ट के अंदर एक रस्सी में बॉल टंगा हुआ है, तुम्हारे हिसाब से तो बॉल हमेशा रेस्ट में है। तो इस ऑब्जर्वर के हिसाब से क्या होगा, टेंशन, नेट अपवर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू नेट डाउनवर्ड फोर्स। नेट डाउनवर्ड फोर्स क्या है बेटा, एम जी प्लस एम ए, ये क्या हो गया, एम इंटू जी प्लस है। अच्छे से देखेगा, बाहर से ऑब्जर्व करोगे तो भी सेम इक्वेशन, अंदर से ऑब्जर्व करो तो भी सेम इक्वेशन। लेकिन जब हम अंदर से ऑब्जर्व करेंगे तो एक सूडो फोर्स आता है। जब हम अंदर से ऑब्जर्व करेंगे तो क्या आएगा बेटा, एक सूडो फोर्स। समझ में आ रहा है कि नहीं, अंदर से ऑब्जर्व करेंगे सूडो फोर्स आएगा, ये चीज़ दिमाग में सेट कर लो, लिख भी लो साइड में कॉपी में, अंदर से ऑब्जर्व करेंगे तो सूडो फोर्स आएगा, ठीक है। अब मैं समझाता हूँ आपको कि किस तरीके से ये इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, सर्कुलर मोशन में इसका क्या है एप्लीकेशन है, सब कुछ समझें आप। देखिए भाई, ये मान लो एक बॉडी है जो सर्कुलर मोशन कर रही है। एक बार मैं कैमरा का फोकस चेक करूंगा, तब तक आप जो लिखना है आप लिख सकते हो, ठीक है। देखिए, मान लो एक बॉडी है, ये सर्कुलर मोशन कर रही है। एक बॉडी की जगह एक सिंपली गाड़ी है, या गाड़ी एक, या बक्सा, बहुत बड़ा बक्सा है, इसके अंदर एक बॉडी रखी हुई है, एक बॉडी रखी हुई है, ठीक है। अब ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन नहीं हो रहा है, ये कैसा हो रहा है, हॉराइजॉन्टल में हो रहा है। हमने ड्रॉ ऐसे किया, ये ऐसे मोशन कर रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, हमने ड्रॉ इसको ऐसे किया है। मोशन कैसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। और इमेजिन करिए एक गाड़ी है, ठीक है, और गाड़ी सर्कुलर पाथ में घूम रही है, गाड़ी सर्कुलर पाथ में घूम रही है, हॉराइजॉन्टल सर्कुलर पाथ में गाड़ी घूमती है ना। तो क्या बताओ, बाहर से जो ऑब्जर्व करेंगे, तो इस ऑब्जर्वर के हिसाब से इस गाड़ी को, न्यूटन का पहला लॉ क्या कहता है, ए बॉडी इन स्ट्रेट लाइन मस्ट मूव इन स्ट्रेट लाइन। यानी कि इस इंसान के हिसाब से
गाड़ी स्ट्रेट लाइन में जानी चाहिए, लेकिन स्ट्रेट लाइन में नहीं जाके गाड़ी इस तरफ टर्न कर रही है, इस तरफ टर्न कर रही है, मतलब पक्का इस तरफ एक फोर्स लग रहा है, और उस फोर्स को क्या कहेंगे बेटा? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है? mv²/r। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं ये चीज़, ठीक है। ये वाला चीज़ अपने को पहले से ही क्लियर है। मैं दोबारा बता देता हूँ, न्यूटन का पहला लॉ के हिसाब से इस बॉडी को सीधा जाना चाहिए, लेकिन असलियत में बॉडी तो ऐसे जा रही है सर्कुलर पाथ में, यानी कि सीधा जाने की बजाय वो बेंड हो रही है, यानी पक्का कोई एक फोर्स लग रहा है जो बॉडी को इस तरफ बेंड करने पे मजबूर कर रहा है, उसे क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ तक समझ में आया आप लोग को? चलो आगे नेक्स्ट चीज़ डिस्कस करते हैं। अब मान लो ऑब्जर्वर अंदर है, ऑब्जर्वर अंदर है, कैमरा अंदर लगा हुआ है। तुम मेरे को एक सिंपल लॉजिक सा बात बताओ, तुम एक सिंपल लॉजिक सा बात बताओ। तुम कभी गाड़ी के अंदर बैठे हो, गाड़ी के अंदर बैठे हो, इमेजिन करो तुम गाड़ी के अंदर बैठे हो और गाड़ी सडनली टर्न लेती है, तुम किस तरफ फोर्स फील करते हो? कभी बैठे हो गाड़ी में और गाड़ी ने टर्न लिया होगा, गाड़ी जब टर्न लेती है तो हम किस तरफ फोर्स फील करते हैं? हम बाहर की तरफ फोर्स फील करते हैं, याद होगा आप लोगों को। हम किस तरफ फोर्स फील करते हैं बेटा? बाहर की तरफ फोर्स फील करते हैं। देखा है, आप गाड़ी में बैठते हो तो गाड़ी जैसे ही टर्न लेते हैं हम बाहर की तरफ फोर्स फील करते हैं। तो हम बाहर की तरफ जो फोर्स फील कर रहे हैं वो क्या फील कर रहे हैं? सुने, सिस्टम के अब जब पूरा सिस्टम का ही एक्सेलरेशन इस तरफ है, एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना है बेटा? v²/r है कि नहीं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन? तो सिस्टम में रखे हुए हर चीज़, सिस्टम के अंदर हर चीज़ का एक्सेलरेशन किस तरफ होगा? बाहर की तरफ। कितना होगा वो? v²/r। समझ में आ रहा है कि नहीं? जिस तरह याद है लिफ्ट जो कि पूरी एक्सेलरेशन ए से ऊपर की तरफ जा रही थी, तो लेकिन जब हम अंदर की बॉडी के एनालिसिस किए तो हम देखें कि अंदर में रखी हुई हर बॉडी नीचे की तरफ एक सूडो फोर्स फील करेगी कि नहीं हमें? अंदर में रखी हुई हर बॉडी एक नीचे की तरफ सूडो फोर्स फील करेगी कि नहीं हमें? वही बात है, जिस तरह पूरा सिस्टम जिस जब एक्सेलरेशन ऐसे जाता है तो अंदर रखी हुई हर चीज़ नीचे की तरफ सूडो फोर्स हमें फील करती है, उसी तरीके से ये पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन अंदर की तरफ है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो उसी तरीके से अगर हम अंदर कैमरा से ऑब्जर्व करेंगे तो हम देखेंगे कि अंदर रखी हुई बॉडी हमेशा बाहर की तरफ मूव करना चाहती है। आप ऑब्जर्व भी किए होंगे, आप मान लो गाड़ी में बैठे हो, गाड़ी टर्न ले रही है तो हम टर्न जिस तरफ ले रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बाहर की तरफ फोर्स फील करते हैं। समझ में आ रहा है? तो बाहर की तरफ जब हम फोर्स फील करते हैं तो उसको क्या नाम दिया बेटा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसीलिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोला गया। इट इज द सूडो फोर्स experienced by bodies placed inside the system performing circular motion। समझ में आया कि नहीं? inside the system performing circular motion। कोई भी डाउट? आई होप ये वाला क्लियर हो गया होगा। तो अभी से हम जितना भी सम्स करेंगे बेटा, हम बस सिंपली बोलेंगे, हम सेंट्रीपिटल फोर्स को कंसिडर नहीं करेंगे, हम किसको कंसिडर करेंगे? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को, क्योंकि उससे चीज़ें आसान हो जाती हैं। समझ में आया बेटा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कंसिडर करेंगे हम लोग। आप लोग नोट डाउन कर लो जो भी आपको लिखना होगा यहाँ पे। हाँ तो बच्चों, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एक एग्जांपल है बेटा सेंट्रीफ्यूज। ये आप अगर लाइक आगे फर्दर अगर आप मतलब वो करेंगे, मान लो केमिस्ट्री लेके आपने हायर स्टडीज़ किया या बायोलॉजी में आपने कुछ किया या मेडिकल प्रोफेशन में आप गए, तो सेंट्रीफ्यूज लैबोरेटरीज में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला मटेरियल है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये लैबोरेटरीज में। ठीक है, मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ करता क्या है ये। बेसिकली आपका इट सेपरेट फ्लूइड्स बेस्ड ऑन डेंसिटी। तो जैसे फ्लूइड में आपको पता है कि फ्लूइड में ऑलरेडी दो चीज़ें आती हैं, लिक्विड और गैसेस दोनों आते हैं फ्लूइड के अंदर। तो इन शॉर्ट आप समझ लो कि ये लिक्विड को सेपरेट करता है। कैसे सेपरेट करता है मैं आपको समझाता हूँ। हम इसे एक कॉमन एग्जांपल लेंगे बेटा, मिल्क। ये आपके बड़े बड़े इंडस्ट्री जो होते हैं, जैसे अमूल की फैक्ट्री वगैरह हो गई, अमूल की फैक्ट्री हो गई, अमूल्य, मतलब बहुत सारी चीज़ आपकी बेसिकली मिल्क कंपनीज जो हो गई वो क्या करती हैं? पहली बात है सेंट्रीफ्यूज का सिंप्लीफाइड डायग्राम है। रियलिटी में सेंट्रीफ्यूज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म होता है, लेकिन हम सिंप्लीफाइड जस्ट एक काम कैसे करता है वो समझने के लिए यहाँ पे बना रहे हैं। ठीक है, तो पहली बात तो हम इसके अंदर मिल्क डालेंगे, तो मिल्क क्या होगा बेटा? भरा हुआ होगा। तो ये पूरा मिल्क है यहाँ पे। अब हमने इसे घुमाना शुरू किया, ऐसे ऐसे घूमते रहेगा कि नहीं? घूमते रहेगा। तो जैसे ऐसे घूमते रहेगा ऑब्वियसली बात है जो पार्टिकल्स है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फील करेंगे किस तरफ? बाहर की तरफ एक फोर्स फील करेंगे कि नहीं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। लेकिन जो भारी पार्टिकल होगा वो ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फील करेगा, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है दैट इज सेम एज दैट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r। बट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किस तरफ होता है? आउटवर्ड। तो आप देख सकते हो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज डायरेक्टली डिपेंडिंग अपॉन मास। तो जिसका जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा वो फोर्स फील करेगा। तो ऑब्वियसली बात है जो हैवियर पार्टिकल वो बाहर की तरफ फोर्स फील करेंगे कि नहीं? तो जो भारी पार्टिकल वो बाहर की तरफ फोर्स फील करके जमा कहाँ पे हो जाएंगे? एकदम बाहर में।
तो बाहर में एकदम हैवियर पार्टिकल जमा हो जाएंगे, बाहर की तरफ एकदम हैवियर पार्टिकल जमा हो जाएंगे, और ऊपर की तरफ लाइटर पार्टिकल, जो कि मिल्क में फैट होता है ना, फैट या क्रीम जो बोलते हैं, जो फैट पार्ट है वो एकदम ऊपर में जमा हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वो हल्का पार्ट होता है, और भारी पार्ट जो होता है मिल्क का, तुम्हारा जो रेसिडुअल पार्ट है वो आपके पीछे जाके जमा हो जाता है। तो हम हाई स्पीड से घुमाते हैं तो बहुत टाइम बाद घुमाने के बाद यहाँ पे फैट प्रॉपर जमा हो जाता है, और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूज को बंद करके बहुत ही क्लोजली फैट को रिमूव कर देते हैं, और हमारे पास जो मिल्क का फैट है वो काफ़ी अच्छी तरीके से स्टोर हो जाता है, विच इज़ ऑब्वियसली आपने देखा होगा कि मिल्क की जो कंपनीज हैं वो अलग अलग प्रोडक्ट्स भी बेचती हैं, पनीर बेचती हैं, घी बेचती हैं, तो ऑब्वियसली मिल्क का फैट जिन जिन चीज़ों में ज़रूरत पड़ता है उसके लिए वो लोग सेग्रीगेट कर देते हैं। तो एक बार डेफिनेशन आप लोग पढ़ लो, सिंपल सा बात है, इट इज ए लैबोरेटरी डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ फ्लूइड बेस्ड ऑन डेंसिटी। ऑब्वियसली बात है, जिसका डेंसिटी ज़्यादा होगा वो पीछे मतलब दूर चले जाएगा, और जिसका डेंसिटी कम है वो ऊपर ऊपर रह जाएगा। सेपरेशन इज अचीव्ड बाई स्पिनिंग द मटेरियल, और स्पिनिंग ए मटेरियल एट ए हाई स्पीड, समझ में बहुत ही हाई स्पीड में घुमाते हैं। दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पुशेस हैवियर मटेरियल टू द आउटसाइड ऑफ वेसल, वेसल से दूर लेके वो चले जाता है। आई होप ये वाला समझ में आया होगा, लिख लीजिए। जो हमारा जो नया टॉपिक है वो है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन का मैं आपको सीधा साधा एग्जांपल अगर दूं तो मैंने एक एपरेटस भी तैयार किया है यहाँ पे ताकि मैं आपको दिखा सकूं। हालांकि स्क्रीन, फ़ोन के स्क्रीन में कितना दिखेगा आप समझ सकते हो। ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, समझ में आ रहा है आपको? देखो, आई होप ये ना छूटे, नहीं तो मैं सीवियरली तो नहीं, इंजोर तो हो ही जाऊंगा। दिस इज वर्टिकल सर्कुलर मोशन विच इज हैपनिंग इन वर्टिकल प्लेन। इस प्लेन में जब वर्टिकल सर्कुलर मोशन होगा तो उसे कहते हैं बेटा वर्टिकल सर्कुलर मोशन। समझ में आ रहा है? अच्छा, एक नया टर्म होता है, उसको कहते हैं स्लैकिंग। स्लैकिंग, एक चीज़ देखना, मैं घुमा रहा हूँ, अच्छे से नोटिस करना। देखा, यहाँ पे आके रस्सी ढीली पड़ गई, ऐसे आया, फिर रस्सी ढीली पड़ गई। पता नहीं फ़ोन में रिकॉर्ड होने के बाद कितना आपको अच्छा दिखेगा, बट मैं तभी आप ट्राई करता हूँ, और आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं घर में। घुमाते रहिए, थोड़ा स्लो कर दीजिए, थोड़ा स्लो कीजिए। ये मैंने फास्ट किया, अभी स्लो हो रहा है, स्लो हो रहा है, स्लो हो रहा है। देखा कि नहीं, आके फिर रस्सी ढीली हो गई। तो इमेजिन करो, फिर से देखो, देखा, आके रस्सी फिर ढीली हो गई। तो रस्सी का स्लैक होना हम लोग पढ़ रहे हैं। स्लैक मतलब रस्सी का टेंशन क्या हो जाना, खत्म हो जाना। अब मैक्सिमम, अगर रस्सी मैक्सिमम हाइट में स्लैक हो रही है तब देखते हैं क्या होता है, ठीक है? समझें अच्छे से। केस 1, फर्स्ट केस, स्लैकिंग एट, ये मान लो आपका, हालांकि फिजिकल क्लास में अगर आप इस टॉपिक को करेंगे तो आपको और ज़्यादा फील आएगा। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट सी है, एग्जैक्टली ये वाला पॉइंट बी होगा, वो डी होगा, उसमें अभी अपने को मतलब नहीं है। मान लो पॉइंट सी में स्लैकिंग हो रही है, स्लैकिंग एट पॉइंट सी। तो पॉइंट सी में कुछ एक वेलोसिटी होगी, इस तरफ कितनी होगी बेटा, वीसी होगी। समझ में आ रहा है? नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा बेटा, नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा बेटा, mg। समझ में आ रहा है? और क्या लग रहा होगा बेटा, टेंशन लग रहा होगा। और ये अगर पॉइंट सी है तो इसको बैलेंस कौन कर रहा होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बताया था ना आपको, जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में घूमती है तो उसको बाहर की तरफ क्या लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। क्या लगता है उसको, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। तो क्या मैं कह सकता हूँ ये बॉडी मोशन किस तरफ कर रही है, दिस बॉडी इज परफॉर्मिंग मोशन इन दिस डायरेक्शन, हेंस कैन आई से इट इज परफॉर्मिंग मोशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अगर बॉडी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन कर रही है तो क्या मैं कह सकता हूँ वर्टिकल डायरेक्शन में सारे फोर्सेस क्या होंगे, बैलेंस्ड। वर्टिकल फोर्सेस में, वर्टिकल डायरेक्शन में सारे फोर्सेस क्या होंगे बेटा, बैलेंस्ड। चले देखें, क्या मैं बोल सकता हूँ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मस्ट बी इक्वल टू T प्लस mg एट पॉइंट सी, टेम्परेचर एट C प्लस mg इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना है, mvc स्क्वायर बाई रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। लेकिन अपने को पता है अगर स्लैकिंग हो रही है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे स्लैकिंग हो रहा है तो टेंशन का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा, जीरो। टेंशन का वैल्यू अगर जीरो हो जाता है तो vc कितना आ रहा है बेटा, रूट ओवर rg। वेलोसिटी एट पॉइंट सी कितना आ रहा है बेटा, रूट ओवर rg। इसको नोट डाउन कर लें आप लोग। अच्छा, नेक्स्ट एक और चीज, नाउ अप्लाइंग एनर्जी कंजर्वेशन एट ए एंड सी। एक बात बताएं,
पॉइंट सी में आके अगर स्लैक हुआ होगा तो पक्का पॉइंट ए से ही गुजरा होगा, है ना। यहाँ से नीचे से आया फिर ऊपर आके स्लैकिंग हुई ना भाई, तो यहाँ से अगर नीचे से आया तो ऑब्वियसली हमको निकालना है कि नीचे क्या वेलोसिटी रही होगी। नीचे मान लो वेलोसिटी वी ए है। एक बात बताएं, ऊपर की तरफ क्या लग रहा है बेटा? टेंशन लग रहा है। और क्या लग रहा है? और कुछ लग रहा है? नहीं लग रहा। नीचे की तरफ क्या लग रहा है बेटा? mg लग रहा है। और कुछ लग रहा है? हाँ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि बॉडी जब सर्कुलर पाथ में ऐसे कर रही है तो रेडियस के बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। क्या मैं कह सकता हूँ एट पॉइंट ए, सिंस बॉडी हॉरिजॉन्टल मोशन कर रही है तो टेंशन मस्ट बी इक्वल टू mg प्लस एफ सी। टेंशन मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? एफ सी, mg प्लस एफ सी। हालांकि इसमें हम लोग बाद में आएंगे, पहले हम इसको देख लेते हैं। एनर्जी एट ए इक्वल टू एनर्जी एट सी। ऑब्वियसली बात है ए में जितनी भी एनर्जी होगी सी में उतनी ही एनर्जी होगी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कोई एनर्जी का लॉस हुआ नहीं है। ऐसा करो, इसको ग्राउंड मान लो, इसको ग्राउंड मान लो। आप क्या बताओ, ए वाले पॉइंट में कोई ए वाले पॉइंट में क्या क्या एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी ए स्क्वायर प्लस ए तो ग्राउंड में है तो कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, ये ऊपर गया। ऊपर जब आया तो ऑब्वियसली बात है इस पॉइंट पे एनर्जी क्या क्या है? इस पॉइंट पे एनर्जी होगी बेटा आपकी काइनेटिक एनर्जी। कितनी होगी? हाफ एम वी सी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगी ज़मीन से कितना ऊपर है? दिस इज आर, दिस इज आर, ज़मीन से कितना ऊपर? 2r ऊपर है, तो एम जी इंटू ट्वाइस आर। तो एम 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 कैंसिल हो गया आपका, वी ए स्क्वायर बाई टू इक्वल टू वी सी स्क्वायर बाई टू। वी सी का वैल्यू कितना है? रूट ओवर आर जी, तो रूट ओवर आर जी स्क्वायर बाई टू प्लस जी इंटू 2r। तुम अच्छे से देखो पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। वी ए स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया आर जी प्लस ये हो गया 4r जी। इन शॉर्ट वी ए बेटा आपका हो गया रूट ओवर 5r जी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हमारा बॉडी मैक्सिमम हाइट में स्लैक कर रहा है, स्ट्रिंग अगर मैक्सिमम हाइट में स्लैक कर रहा है तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी बेटा? रूट ओवर आर जी। और अगर मैक्सिमम हाइट में स्लैक कर रहा है तो पक्का नीचे से आके स्लैक हुआ होगा, यानी बॉटम मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है बेटा? रूट ओवर 5r जी। हमने एनर्जी कंजर्वेशन से निकाल दिया। अगर देखो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे रूट ओवर 5r जी वेलोसिटी है, तभी ऊपर जाके मैक्सिमम हाइट में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? रूट ओवर आर जी। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? स्लैकिंग। समझ में आया कि नहीं? कोई भी डाउट? नोट डाउन कर लें इसको, जो जो बोर्ड में लिखा है आप नोट डाउन कर लें। अब एक और चीज़, इस टाइम पे इस पॉइंट पे टेंशन कितना होगा? इस पॉइंट पे देखो ऊपर की तरफ टेंशन लग रहा है, टेंशन मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? नीचे की तरफ mg और fc लग रहा है, मस्ट बी इक्वल टू mg प्लस fc। तो टेंशन कितना होगा बेटा? mg प्लस fc कितना होता है? m इंटू, सॉरी fc क्यों बोल रहा हूँ, हाँ fc मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये नहीं कि फोर्स एट सी, इट इज नॉट फोर्स एट ए, इट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना है बेटा? mv स्क्वायर बाई आर। mg व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी एट ए रूट ओवर 5r जी, अभी निकाला था, आपको याद होगा, 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। ये कितना हो गया बेटा आपका? mg प्लस 5 mrg बाई आर। ये कितना हो गया बेटा? mg प्लस एम आर और कैंसिल 6 mg। इसका मतलब है बेटा, सुने अच्छे से, जब स्लैकिंग होगा तो यहाँ की वेलोसिटी कितनी होगी? रूट ओवर आर जी। और यहाँ की वेलोसिटी कितनी होगी बेटा? रूट ओवर 5r जी। समझ में आया? जब स्लैकिंग होगा तो यहाँ पे टेंशन क्या होगा? 0, और यहाँ पे टेंशन कितना होगा? 6 mg। डायरेक्ट सवाल आते हैं, डायरेक्टली आप जवाब भी इनका दे ही सकते हैं। आई होप कोई भी डाउट नहीं होगा समझने में। नोट डाउन बेटा कर लो आप इसको। हाँ तो बच्चों, हमने अभी ये देखा कि स्लैकिंग अगर हाईएस्ट पॉइंट पे होती है तो क्या होगा, मतलब एकदम हाईएस्ट पॉइंट पे स्लैकिंग हो रही है, मतलब कि आप ऐसे समझ लो ये ऐसे ऐसे घूम रहा है और हाईएस्ट पॉइंट में आके स्लैकिंग हो गया, हाईएस्ट पॉइंट में आके स्लैकिंग हो गया, तब क्या होगा हमने देखा। लेकिन ज़रूरी है कि हाईएस्ट पॉइंट में स्लैकिंग हो। पहली बात हमको ये समझना पड़ेगा कि स्लैकिंग कहाँ पे नहीं हो सकती। पहली बात हम ये समझते हैं स्लैकिंग कहाँ पे नहीं हो सकती। तो अच्छे से देखोगे, इस पॉइंट को डी नाम दे दो, हॉरिजॉन्टल लाइन है, बी से लेकर डी तक स्लैकिंग नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती समझें। जैसे ये मान लो ये बी वाले पॉइंट में रखा मैंने, बी के नीचे रस्सी का टेंशन कभी जीरो हो सकता है क्या? नहीं, देखना यहाँ पे तो ऑसिलेशन करेगा, यहाँ पे टेंशन कभी जीरो नहीं हो सकता। टेंशन कहाँ जीरो होगा? ऊपर में, क्योंकि ऊपर में टेंशन
रस्सी मतलब ये बॉडी अगर नीचे गिरना शुरू हो जाएगी तो रस्सी का टेंशन देखो जीरो हो सकता है। यहाँ पे अगर बॉडी नीचे आना चाहेगी तो रस्सी का टेंशन तो रहेगा ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? जो कि ऑब्वियस सी बात है। बी से लेकर ए से लेकर डी तक अगर मैं इस रीजन की बात करूँ तो ऑब्वियस सी बात है, आप एक चीज़ समझ लो कि एम नीचे की तरफ लगेगा, तो एम का हमेशा एक कॉम्पोनेंट होगा जो टेंशन के ऑपोजिट में होगा। एम का हमेशा एक कॉम्पोनेंट होगा जो कि टेंशन के ऑपोजिट में होगा। हैंस टेंशन जीरो नहीं हो सकता बी से लेकर डी तक में। और ये इसको मतलब समझाने के लिए मैथमेटिक्स की भी जरूरत है। अब इमेजिन करो ना यार, बी से नीचे कभी भी टेंशन जीरो हो सकता है क्या? सर्कुलर पाथ अगर करेगा तो टेंशन जीरो हो सकता है? नहीं हो सकता टेंशन जीरो। यानी कि ऑब्वियस सी बात है, बी से लेकर सी से लेकर डी तक ही टेंशन जीरो हो सकता है। ठीक है, अब ये कैसे होगा हम इसको समझते हैं। इधर देख, एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। ये मान लो मैंने घुमाया, अब देखना टेंशन कहाँ पे जीरो हो रहा है। देखा, हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचा ही नहीं, हाईएस्ट पॉइंट के पहले ही टेंशन जीरो हो गया। देखना समझ में आया कि नहीं? हाईएस्ट पॉइंट के पहले ही टेंशन, देख ऐसे आया और यहाँ पे टेंशन जीरो हो गया। दोबारा देखना, समझ में आया कि नहीं? देख, हाईएस्ट पॉइंट से पहले ही टेंशन जीरो हो गया। एक आखिरी बार देखा, हाईएस्ट पॉइंट के पहले टेंशन जीरो हो गया। तो टेंशन एट एनी जनरल पॉइंट, बट द पॉइंट हैज टू बी बिटवीन बी एंड सी। ठीक है, तो बी और सी के बीच में हम लोग किसी भी जनरल पॉइंट में अगर स्लैकिंग कंसीडर करें, मान लो ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट पे मानो टेंशन जीरो हो गया, तो इस पॉइंट में पहली बात नीचे की तरफ क्या लगेगा बेटा? mg। बाहर की तरफ क्या लगेगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अच्छा एक बात बताओ, इस तरफ क्या लगने वाला है बेटा? टेंशन लगेगा। और mg का ये मान लो एंगल थीटा है। थीटा इज द एंगल मेड बाय द पॉइंट विथ वर्टिकल के साथ एंगल थीटा बनाया हुआ है। तो ये अगर थीटा है तो दिस विल अगेन बी व्हाट? थीटा। तो mg का यहाँ पे क्या कॉम्पोनेंट आएगा बेटा? mg cos थीटा। अच्छे से देखेगा तो टेंशन के साथ mg cos थीटा लगेगा। तो इस तरफ mg का ये वाला कंपोनेंट क्या है बेटा? t प्लस mg cos थीटा। और इस तरफ क्या है बेटा? fc है। समझ में आ रहा है? तो हम कह सकते हैं कि ऑब्वियसली बात है, बॉडी मोशन किस तरफ कर रही है। इसको मैं थोड़ा सुंदर से लिख देता हूँ, t प्लस mg cos। बॉडी का वेलोसिटी बेटा इस तरफ है, जिस तरफ मैं अभी टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ ना, बॉडी की वेलोसिटी इस तरफ। अच्छा, बॉडी की वेलोसिटी इस तरफ है, तो ऑब्वियसली बात है fc मस्ट बी बैलेंसिंग t प्लस mg cos थीटा। fc मस्ट बी बैलेंसिंग t प्लस mg cos थीटा। ऑब्वियसली बात है, टेंशन क्या है बेटा? जीरो है क्योंकि स्लैक हो रहा है। तो fc हो गया बेटा mv स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू mg cos थीटा। तो वेलोसिटी इक्वल टू रूट ओवर आर जी कॉस थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा। याद है पहले हाईएस्ट पॉइंट पर जब था, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी आ रही थी स्लैकिंग के टाइम? रूट ओवर आर जी। और यहाँ पे कितनी आ रही? रूट ओवर आर जी कॉस थीटा। तुम अच्छे से देखोगे, जब ये पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट में जाएगा तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 डिग्री। तक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी जब हाईएस्ट पॉइंट में आ जाएगा? 0 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो गई, तो हाईएस्ट पॉइंट में ये फॉर्मूला पुट करेंगे तो रूट ओवर आर जी कॉस 0 डिग्री। रूट ओवर आर जी कॉस 0 क्या होता है? रूट ओवर आर जी होता है। इन शॉर्ट मैं ये बोलना चाहता हूँ कि पिछला जो रिजल्ट आया था हमारा रूट ओवर आर जी एट हाईएस्ट पॉइंट, वो इस टेक्निक से भी डिराइव हो जाता है। कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। ये वाला रिजल्ट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह काम आता है। उसके जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के क्वेश्चन है वो भी मैं कराऊंगा। तब तक के लिए आप पहले ये चीज़ नोट डाउन कर लीजिए। किसी भी जनरल पॉइंट में स्लैकिंग होगा तो बेटा वेलोसिटी उस टाइम पे ये होगी। ठीक है, आप नोट डाउन कर लो इस चीज़ को, फिर मैं बता रहा हूँ। हाँ, तो बच्चों जो अगला केस है वो है बेटा ऑसिलेशन का। पहली बात ये समझो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, यानी कि दिस पॉइंट इज बी। अगर मैं इसके ऊपर गया तो देखो स्लैकिंग हो रही है। अच्छे से देख, बी पॉइंट के अगर मैं ऊपर गया थोड़ा सा स्लैकिंग होगा, क्योंकि जब नीचे आएगा तो रस्सी को ढीला करेगा। लेकिन बी, ये बी पॉइंट है, बी पॉइंट से थोड़ा नीचे जाओ और छोड़ दो, ऑसिलेट कर रहा है, स्लैकिंग होने का चांस नहीं है। तो दिस इज ऑसिलेशन। तो ऑसिलेशन कहाँ से कहाँ तक होगा? आप अच्छे से दिमाग लगाओगे। ऑसिलेशन बेटा आपका डी से, देखो आप डी में छोड़ो तो ऑसिलेशन हो सकता है, यानी कि इन शॉर्ट। लेकिन अगर आप इसके ऊपर छोड़ोगे बेटा, स्लैकिंग हुआ कि नहीं देगा अच्छे से? डी के अगर मैं ऊपर छोड़ूं, देखना नीचे तरह स्लैकिंग कर रहा है। इन शॉर्ट इस रीजन में आपका ऑसिलेशन हो सकता है। बहुत ही बढ़िया बात, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ऑसिलेशन के लिए द प्रिफर्ड रीजन इज डी ए बी। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई बॉडी ऑसिलेट करती है, अगर कोई बॉडी ऑसिलेट कर रही है, ऑसिलेट कर रही है, तो एक्सट्रीम यही है, क्योंकि इसके ऊपर जाएगा तो फिर ढीला हो जाएगा। यानी बी पॉइंट एक्सट्रीम पॉइंट है। तो बी पॉइंट तक अगर ऑसिलेट करना है तो ऑब्वियसली बात है, अगर बी पॉइंट तक ऑसिलेट करना है, आप खुद समझ सकते हो। देखो ऑसिलेट कर रहा है तो बी पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो रही है? जीरो। अच्छे से देख, बी पॉइंट से वापस घूम के आ रहा है ना, यानी वेलोसिटी एट पॉइंट बी शुड बी जीरो। समझ में आ रहा है कि नहीं? फॉर ऑसिलेशन वेलोसिटी एट पॉइंट बी
मस्ट बी इक्वल टू 0। अब एक बार एनर्जी एट बी इक्वल टू एनर्जी एट ए लगाते हैं, ठीक है। एनर्जी एट बी इक्वल टू एनर्जी एट ए। एनर्जी एट बी क्या होगा बेटा, काइनेटिक एनर्जी 0 है, बी में कोई पोटेंशियल एनर्जी है, बिल्कुल है ऑब्वियसली। अच्छा पहली बात आपको एनर्जी पता होनी चाहिए कि काइनेटिक एट बी प्लस पोटेंशियल एट बी इज इक्वल टू काइनेटिक एट ए प्लस पोटेंशियल एट, ये पता होना चाहिए। काइनेटिक एट बी क्या है, 0, क्योंकि बी पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी बेटा, 0। बी पॉइंट पे कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी, बिल्कुल ज़मीन से कितना ऊपर है, रेडियस ऊपर है, तो एम जी इंटू आर इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट ए में काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बेटा, हाफ एम बी ए स्क्वायर प्लस कोई भी पोटेंशियल एनर्जी है तो ग्राउंड में कोई मतलब ही नहीं है पोटेंशियल एनर्जी का, तो वो 0 हो गया बेटा। तो वी ए इक्वल टू हो गया बेटा रूट ओवर 2 GR, 2RG जो बोलना है बोल सकते हो। अब एक बात सुनिए, अगर रूट ओवर 2RG अपने पॉइंट ए में दिया, समझना थोड़ा बड़ी, अब एक बार नोट डाउन कर लो सब कुछ पहले, आई होप कर लिया होगा। अगर आप पॉइंट ए में वेलोसिटी रूट ओवर 2RG देते हो तो ये यहाँ तक पहुँचता है और फिर ऑसिलेशन करते रहता है। लेकिन अगर आप 2RG से कम दोगे, वेलोसिटी 2RG से कम दोगे तो यहाँ तक नहीं पहुँचेगा, लेकिन थोड़ा आगे जाके फिर ऑसिलेट करेगा। लेकिन अगर आप 2RG से ज़्यादा देते हो, 2RG से अगर आप ज़्यादा देते हो तो फिर स्लैकिंग हो सकती है। यानी हमें वेलोसिटी ऑसिलेशन के लिए हमें वेलोसिटी क्या देनी है, 2RG या 2RG से कम, क्योंकि 2RG दोगे तो यहाँ तक पहुँच के ऑसिलेट करेगा, 2RG से कम दोगे तो उतना पहुँच ही नहीं पाएगा, आगे आगे ही रुक जाएगा, फिर ऑसिलेट करेगा। इन शॉर्ट या तो 2RG दो या तो 2RG से कम दो, यानी कंडीशन बेटा आपका है फॉर ऑसिलेशन, फॉर ऑसिलेशन बेटा कंडीशन है वेलोसिटी एट पॉइंट ए शुड बी एनीवेयर बिटवीन 0 एंड रूट ओवर 2RG। ऑब्वियसली बात है 0 के बराबर तो होगा नहीं, 0 के बराबर होने से मोशन ही नहीं करेगा ये पॉइंट पे, और रूट ओवर 2RG से बराबर भी हो सकता है, इक्वल और लेस देन भी हो सकता है। समझ में आया, फॉर ऑसिलेशन ये कंडीशन है। एक बार नोट डाउन कर ले जो जो लिखा हुआ है। अच्छा अब फाइनल हम समराइज करते हैं इस चीज़ को, फाइनल में समराइज करता हूँ। पहला बात, फॉर कंप्लीटिंग सर्कल, फॉर कंप्लीटिंग सर्कल एक बात बताओ, अगर याद है पहला जो मैंने डेरिवेशन कराया था वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, ये बोला था कि अगर पॉइंट ए में वेलोसिटी रूट ओवर 5RG हुआ, रूट ओवर 5RG हुआ, तो टॉप मोस्ट पॉइंट में जाके, तो टॉप मोस्ट पॉइंट में जाके, टॉप मोस्ट जो भी आपका पॉइंट है, इसको मैं एक बार छोटा कर देता हूँ ताकि समझाने में मुझे थोड़ी आसानी हो। ऐसा समझो, अगर बॉटम मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी रूट ओवर 5RG हुई तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाके वो क्या कर जाएगा, स्लैक कर जाएगा। लेकिन अगर बॉटम मोस्ट पॉइंट पे रूट ओवर 5RG से कम हुआ तो पहुंच ही नहीं पाएगा, पहले ही स्लैक कर जाएगा। लेकिन अगर मैं रूट ओवर 5RG से ज़्यादा वेलोसिटी दिया तो भागेगा, खूब भागेगा, सर्कल कंप्लीट कर देगा कि नहीं, सर्कल कंप्लीट कर देगा। यानी कि बॉटम मोस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी एट ए शुड बी ग्रेटर देन रूट ओवर 5RG फॉर कंप्लीटिंग द सर्कल, क्योंकि रूट ओवर 5RG अगर हुआ तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे स्लैक कर जाएगा, रूट ओवर 5RG से कम हुआ तो पहले ही स्लैक कर जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी कि एक बात समझे, वेलोसिटी एट पॉइंट ए अगर रूट ओवर 5RG से ज़्यादा हुआ तो सर्कल कंप्लीट करेगा, रूट ओवर 2RG से कम हुआ, सुनना अच्छे से, रूट ओवर 2RG से कम हुआ तो ऑसिलेटरी मोशन करेगा। अच्छा एक बात बता, अगर रूट ओवर 3RG हुआ तो क्या होगा? देख रूट ओवर अगर 3RG हुआ, सिंपल सी बात है, पहली बात रूट ओवर 2RG से कम हुआ तो ऑसिलेशन करेगा, लेकिन यहाँ पे रूट ओवर 2RG से ज़्यादा है यानी कि ऊपर जाएगा, लेकिन रूट ओवर 5RG से कम भी है। सुने अच्छे से, ये जो वेलोसिटी दी हुई है रूट ओवर 2RG से ज़्यादा है, रूट ओवर 2RG से ज़्यादा, इसका मतलब क्या है? ऑब्वियसली बात है, ऑसिलेशन तो करेगा नहीं, ऊपर जाएगा, लेकिन कंप्लीट कर पाएगा सर्कल? नहीं कंप्लीट कर पाएगा, क्योंकि रूट ओवर 5RG से कम है। रूट ओवर 5RG से क्या है, ये वेलोसिटी कम है। अगर वेलोसिटी कम है रूट ओवर 5RG से तो पहले ही स्लैक कर जाएगा। यानी कि इन शॉर्ट, फॉर स्लैकिंग वेलोसिटी एट ए शुड बी एनीवेयर बिटवीन रूट ओवर 5RG एंड रूट ओवर 2RG। समझ में आया? तो अच्छे से देख ले, 0 से लेकर रूट ओवर 2RG तक ऑसिलेशन करेगा, रूट ओवर 2RG से रूट ओवर 5RG तक स्लैकिंग होगा, और सर्कल कंप्लीट करने के लिए रूट ओवर 5RG से ज़्यादा। ये पूरा डिटेल मैंने आपको करा दिया है, कुछ नहीं रखा है, मतलब कुछ छोड़ा ही नहीं मैंने वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, प्रॉपर बोर्ड्स कंप्लीट लेवल सब कुछ करा दिया है।
कुछ नहीं बचा यहाँ पे। समझ में आया कि नहीं बेटा? बहुत ही बढ़िया सवाल, आप एक बार नोट डाउन कर लें। काफ़ी अच्छे सवाल बनते हैं। मैं आपको सवाल एक करा रहा हूँ, पहले जो चीज़ मैंने दिया है सारा चीज़ आप नोट डाउन कर लें। तो बच्चों देखो, अभी एक सवाल है, बोला है कि बॉटम मोस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ए 2√r(g) है। बोला है स्लैक होगा या नहीं, होने से कहाँ पे होगा। पहली बार स्लैक होगा कि नहीं देखते हैं। 2√r(g) को क्या मैं √4r(g) बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोल सकता हूँ। क्या ये वेलोसिटी √2r(g) और √5r(g) के बीच में है? बिल्कुल है। √4r(g) तो √2r(g) और √5r(g) के बीच में होगा, तो ऑब्वियस सी बात है स्लैकिंग होगी। अभी अभी मैंने आपको लिखा है। तो स्लैकिंग कहाँ पे होगी, कैसे होगी, सब कुछ देखते हैं, ठीक है। एक बात बताएं, मान ले किसी इस पॉइंट पे स्लैकिंग होगी, इस पॉइंट पे स्लैकिंग होगी, मान लो वर्टिकल से एंगल थीटा दूर स्लैकिंग हो रही है, तो पॉइंट ऑफ स्लैकिंग में वेलोसिटी क्या होती है बेटा? याद होगा आपको, कितनी होती है पॉइंट ऑफ स्लैकिंग में वेलोसिटी? वेलोसिटी होती है बेटा √r(g) cos थीटा। कराया था। पॉइंट ऑफ स्लैकिंग में वेलोसिटी √r(g) cos थीटा होता है। अगर याद नहीं तो कोई बात नहीं बेटा, मैं अभी करा देता हूँ, टेंशन मतलब दोबारा करा देते हैं, कोई इशू नहीं है। इस पॉइंट पे अगर स्लैकिंग हो रहा है, पहली बात इस पॉइंट पे नीचे की तरफ क्या लगेगा बेटा? mg। ये थीटा तो ये वाला भी थीटा, तो यहाँ पे क्या कंपोनेंट आएगा बेटा? mg cos थीटा। बाहर की तरफ क्या आ रहा है बेटा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ऑब्वियस सी बात है, mg का एक कंपोनेंट आ रहा है mg cos थीटा, mg का एक कंपोनेंट mg cos थीटा आ रहा है। दूसरा बात, टेंशन यहाँ पे लगेगा, लेकिन इस पॉइंट पे स्लैकिंग हो रही है, तो टेंशन क्या हो गया? 0। एकमात्र फोर्स अंदर की तरफ क्या लग रहा है? mg cos थीटा। तो mg cos थीटा मस्ट बी बैलेंसिंग fc। mg cos थीटा मस्ट बी बैलेंसिंग व्हाट? fc। तो fc क्या होता है बेटा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सॉरी, mv²/r। तो v इक्वल टू, अच्छे से देख, √r(g) cos थीटा। सेम चीज डायरेक्टली आप कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, समझ में आ रहा है? तो वेलोसिटी एट पॉइंट ऑफ स्लैकिंग कितना होगा बेटा? √r(g) cos थीटा। ये मैं दिखा चुका हूँ। हालांकि अगर आपको दोबारा लिखना है तो आप लिख सकते हो, वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख लो। नेक्स्ट काम बेटा आपका है एनर्जी कंजर्वेशन एट पॉइंट, इसको पॉइंट पी मान लो, पॉइंट पी मान लो। एक बार मैं ये सारा कचरा मिटा रहा हूँ ताकि आप एक बार नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो आपको जो करना है। मैं ये कचरा मिटा रहा हूँ ताकि हमें थोड़ी आसानी हो। ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट ए है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, एनर्जी एट ए एंड एनर्जी एट पी विल रिमेन सेम। एनर्जी एट ए मस्ट बी इक्वल टू एनर्जी एट पी। ए में एनर्जी क्या होगी बेटा? ए में आपकी एनर्जी होगी, इसको ग्राउंड मान ले, ए में एनर्जी होगी, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी दी हुई है? वेलोसिटी एट ए 2√r(g). तो वेलोसिटी एट ए कितना होगा बेटा? सॉरी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ m इंटू v² √2rg² प्लस कोई पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे बिल्कुल नहीं, ग्राउंड है, ठीक है। नेक्स्ट इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बेटा? हाफ m इंटू v²। इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है बेटा? अभी निकाला था √r(g), बताया था ना। पॉइंट ऑफ स्लैकिंग में वेलोसिटी बेटा क्या होती है? √r(g) cos थीटा होल स्क्वायर प्लस इस पॉइंट में पोटेंशियल एनर्जी है, बिल्कुल है। देखते हैं कितना पोटेंशियल एनर्जी है। अब खुद एक बात बताएं, ये हाइट रेडियस है और ये कितना है बेटा? खुद एक बात बता, ये लेंथ कितना है? r। इसको छोड़ दे। व्हाट इज दिस लेंथ? दिस लेंथ इज रेडियस, दिस इज थीटा, सो दिस विल बी हाउ मच? r cos थीटा। जिसके साथ थीटा होता है इसके साथ cos आता है, तो ये r cos थीटा हो गया। ये पूरा का पूरा कितना है? r। तो जमीन से कितना ऊपर है? r प्लस r cos थीटा। समझ में आ रहा है कि नहीं? जमीन से कितना ऊपर है बेटा? ये r ऊपर है और यहाँ से यहाँ पे r cos थीटा, यानी जमीन से कितना ऊपर है? r प्लस r cos थीटा, यानी पोटेंशियल एनर्जी हो गया mg r प्लस r cos थीटा। समझ में आया कि नहीं? अब ओपन कर दो इसको बेटा, ये हाफ m हर जगह से कैंसिल हो गया, 4rg हाफ rg cos थीटा, r कॉमन चले जाएगा तो rg 1 प्लस cos थीटा। अच्छे से देखोगे rg भी कैंसिल हो जा रहा है। सिंपली यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे cos थीटा बाई 2 बचेगा, यहाँ पे 1 प्लस cos थीटा बचेगा। 2 इस तरफ आ जाएगा, 1 हो जाएगा, ये हो गया बेटा 3/2 cos थीटा। इन शॉर्ट cos थीटा बेटा आपका आ रहा है 2/3। तो आंसर हो गया थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 2/3 फ्रॉम वर्टिकल से एंगल cos इनवर्स 2/3 दूर में स्लैकिंग होगी। बहुत ही बढ़िया सवाल है बेटा, नोट डाउन कर ले जो कुछ लिखा हुआ है बोर्ड में। तो बच्चों एक सवाल है जो कि काफ़ी रियलिस्टिक प्रॉब्लम है। बोला है कि एक मोटरसाइकिलिस्ट, आपने देखा होगा वर्टिकल मौत का कुआं। एक तो मौत का कुआं ऐसा ऐसा घूमता है मोटरसाइकिलिस्ट, अभी वर्टिकल मौत का कुआं है, समझ में आया कि नहीं? वर्टिकल, तो मोटरसाइकिलिस्ट यहाँ से जाएगा और ऐसे घूम के जाना है उसको। आपने देखा होगा स्टंटमैन वगैरह करते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, कुछ एक वेलोसिटी से शुरुआत करेगा,
तो विथ व्हाट वेलोसिटी शुड ही स्टार्ट, ताकि वो गिरे ना, क्योंकि हो सकता है ना भाई यहाँ पे आके बाइक उसकी गिर जाए, यहाँ पे आके बाइक उसकी गिर जाए, ऐसा नहीं चाहिए उसको, उसको पूरा साइकिल कंप्लीट करना है। तो कितनी मिनिमम वेलोसिटी स्टार्ट करे, ठीक है। इमेजिन करो अभी क्या है, मान लो टॉप मोस्ट पॉइंट पे, मान लेते हैं टॉप मोस्ट पॉइंट पे कांटेक्ट छूटता है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे मान लो कांटेक्ट लूज होना, या लीव कांटेक्ट कहते हैं इसको, लिविंग कांटेक्ट। मान लो टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो मोटरसाइकिलिस्ट है उसे कांटेक्ट छूट जाता है। अच्छा कांटेक्ट छूट जाएगा तो एकमात्र फोर्स क्या लग रहा है बेटा, mg। पहले तो नॉर्मल भी लग रहा था, कांटेक्ट छूटने से ठीक पहले क्या लग रहा था, नॉर्मल रिएक्शन। यहाँ पे क्या लगेगा बेटा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि वेलोसिटी तब भी कुछ एक होगी। क्या मैं कह सकता हूँ क्या मैं कह सकता हूँ, अगर उस पॉइंट पे ऑब्वियसली बात है नेट अपवर्ड फोर्स इक्वल नेट डाउनवर्ड फोर्स, क्या क्या होगा बेटा, Fc इक्वल टू n प्लस mg। नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन किस तरफ लगेगा, नीचे की तरफ, क्योंकि सरफेसेस ऑलवेज पुश, आपको समझ ये सब पता ही होगा, ठीक है। Fc की वैल्यू कितनी है बेटा, mv²/r इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन कितना है बेटा, 0 प्लस mg। क्यों नॉर्मल रिएक्शन 0, क्योंकि कॉन्टैक्ट उसने छोड़ दिया है, तो ऑपोजिट में कॉन्टैक्ट जैसे छूटेगा नॉर्मल रिएक्शन गायब। यहाँ पे आप वेलोसिटी इक्वल टू रूट ओवर आर जी कॉस्ट आर जी देख सकते हो, रूट ओवर क्या आ रहा है बेटा, आर जी। और एक बात बताओ, ये रिलेशन पहले भी मिला है स्लैकिंग में। देख पिछले वाले केस में जब रस्सी में था, रस्सी में मास टंगा हुआ था, टॉप मोस्ट पॉइंट पे अगर स्लैकिंग होगी तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी रूट ओवर आर जी होगी। अभी टॉप मोस्ट पॉइंट पे कांटेक्ट छूटेगा तो रूट ओवर आर जी होगी। बात तो सेम है, पहले टेंशन लग रहा था और अभी क्या लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है। जब स्लैकिंग होगी तो टेंशन 0, कांटेक्ट छूटेगा तो नॉर्मल 0, सेम चीज़ है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो हमको ये बोला है कि अच्छा एक बात बता, यानी कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे अगर वेलोसिटी रूट ओवर आर जी हुआ तो कांटेक्ट छूट जाएगा, लेकिन रूट ओवर आर जी से ज़्यादा हुआ तो कांटेक्ट नहीं छूटेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। यानी कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी शुड बी ग्रेटर देन रूट ओवर आर जी, ताकि कांटेक्ट ना छूटे। अच्छा एक बात बता, यहाँ पे अगर वेलोसिटी रूट ओवर आर जी है तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, रूट ओवर 5 आर जी। अभी तो बताया था, याद है कि नहीं, पहले जब डिराइवेशन कराया था। दोबारा डिराइवेशन आप बोलो तो करा दूंगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप वापस नोट्स में चेक करो। जब टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी रूट ओवर आर जी था पहला केस, तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी थी, रूट ओवर 5 आर जी। यानी द मैन शुड स्टार्ट इट्स मोशन एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट विद मिनिमम वेलोसिटी रूट ओवर 5 आर जी और मोर। रूट ओवर 5 आर जी से ज़्यादा से शुरू करेगा तब सर्कुलर मोशन इजीली वो कंप्लीट कर सकता है। तो ऐसे सवाल देखो रियलिस्टिक प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं कि मैं आपको कुछ भी पढ़ा रहा हूँ एकदम हाइपोथेटिकल, कुछ हाइपोथेटिकल नहीं है बेटा, रियलिस्टिक प्रॉब्लम है, इसमें बहुत सारे रियलिस्टिक सवाल भी बनते हैं। ठीक है बेटा, आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा, नोट डाउन कर लो इसको। तो अच्छा आंसर क्या होगा, ये भी एक बात है भाई, मैं तो लिखना भूल गया। वी मिनिमम, कितना वी मिनिमम से स्टार्ट करे, वी मिनिमम से स्टार्ट करे बेटा, ये बॉटम मोस्ट पॉइंट पे वी मिनिमम होना चाहिए रूट ओवर 5 आर जी। तभी अगर रूट ओवर 5 आर जी से स्टार्ट करेगा तभी वो वहाँ पे जाके पहुँचेगा और इजीली सर्कुलर पाथ को कंप्लीट कर पाएगा। नोट डाउन कर लें। हाँ तो बच्चों आज का ये आखिरी सवाल है। सवाल में सिंपली क्या बोला है, ये टॉप मोस्ट, ये एक हेमिस्फेरिकल स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर मैंने एक ब्लॉक को रखा, फ्रिक्शनलेस है, पूरा फ्रिक्शनलेस है। हल्का सा एक धक्का दिया, एकदम माइन्यूट सा धक्का दिया, तो ऑब्वियसली बात है ब्लॉक स्लिप करके गिर जाएगा। तो स्लिप करके गिरेगा, ऐसे ऐसे आया और किसी पॉइंट पे जाके ऐसे जाएगा। देख किसी मान ले यहाँ तक आया, यहाँ तक आने के बाद मान ले ऐसा चला गया, ऑब्वियसली बात है यहाँ पे आके फिर इसने कांटेक्ट छोड़ दिया, कांटेक्ट छोड़ दिया तो अपने रास्ते जा रहा है। यानी कि इस पॉइंट के बाद इस ब्लॉक ने क्या कर दिया बेटा, कांटेक्ट ही छोड़ दिया सरफेस के, यहाँ तक कांटेक्ट में था, कांटेक्ट में था और फाइनली इसने कांटेक्ट छोड़ दिया और फिर आगे निकल गया। समझ में आया। हमको बोला है कहाँ पे ये कांटेक्ट छोड़ेगा, ठीक है। तो हमने बोल दिया मान लो इस पॉइंट पे कांटेक्ट छोड़ेगा, पॉइंट पी पे, जो कि वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, यहाँ पे कांटेक्ट छोड़ेगा। अच्छा जहाँ पे कांटेक्ट छोड़ेगा, अच्छा कांटेक्ट छोड़ना और स्लैकिंग सेम चीज़ होती है कि नहीं, कांटेक्ट छोड़ना और स्लैकिंग सेम चीज़ होती है कि नहीं। तो स्लैकिंग एट जनरल पॉइंट क्या था, वेलोसिटी फॉर बॉडीज, स्लैकिंग एट जनरल पॉइंट क्या था, याद है, बताया था जनरल फॉर्मूला रूट ओवर आर जी कॉस थीटा। जहाँ पे स्लैकिंग हो रही है वहाँ पे वेलोसिटी क्या होती है, रूट ओवर आर जी कॉस थीटा, बताया था। अगर नहीं भी याद है कोई बात नहीं बेटा, मैं करा देता हूँ दोबारा। इधर देख, यहाँ पे कांटेक्ट छूट रहा है तो पहली बात यहाँ पे नीचे की तरफ क्या लगेगा बेटा, mg लगेगा, बाहर की तरफ क्या लगेगा बेटा, नॉर्मल लगेगा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बाहर की तरफ लगेगा। हालांकि mg का एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा, कितना, ये थीटा तो ये भी थीटा, mg का क्या कंपोनेंट आएगा, mg cos थीटा। क्या मैं कह सकता हूँ, अगर बॉडी इस तरफ मोशन कर रही है तो इस तरफ के सारे फोर्सेस क्या होंगे, बैलेंस, यानी Fc प्लस n इक्वल टू mg cos थीटा।
एफ सी कितना है बेटा, एम बी स्क्वायर बाई आर प्लस नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा, जीरो। आपका उस टाइम पे कॉन्टैक्ट छूट रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा बेटा, जीरो। इक्वल टू कितना हो गया, एम जी कॉस थीटा। बी इक्वल टू कितना हो गया, रूट ओवर आर जी कॉस थीटा। यानी अब देखो भाई डायरेक्टली प्रूफ कर दिया हमने। तो अब जनरल याद कर लो, अगर स्लैकिंग हो रही है कहीं पे भी और वो वर्टिकल के साथ कुछ एक एंगल थीटा बना रही है तो बेटा फॉर्मूला क्या होगा, रूट ओवर आर जी कॉस थीटा। अब ये सारे कचड़े को मिटा देते हैं हम लोग ताकि आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत समझने में कोई भी परेशानी ना हो। समझ में आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे वेलोसिटी कितना है बेटा, रूट ओवर आर जी कॉस थीटा। एक बात बताएं, अभी क्या करना है आपको, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है, ठीक है। एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं। एक बार तुम एक बात बताओ, इसको ग्राउंड मान लो, ये अगर आर है, ये कितना है आर है, ये थीटा है, तो फिर ये वाला हाइट कितना होगा बेटा, आर कॉस थीटा। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब एक चीज़ देखें, इसको बोल दे ए पॉइंट, इसको बोल दे पी पॉइंट। ऑब्वियसली बात है एनर्जी एट ए मस्ट बी इक्वल टू एनर्जी एट पी। व्हाट इज एनर्जी एट ए, ए में एनर्जी कितनी है, जस्ट स्लाइटली पुश किया तो किसी भी प्रकार का कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं है। तो काइनेटिक एनर्जी हो गया जीरो। पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, एम जी इंटू आर। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, एम जी इंटू आर। इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है बेटा, हाफ एम इंटू वी स्क्वायर। वी कितना है, रूट ओवर आर जी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस कोई पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल जमीन से कितना हाइट पे, आर कॉस थीटा में, एम जी इंटू आर कॉस थीटा। ये आ गया एम जी आर इक्वल टू हाफ एम जी आर कॉस थीटा प्लस एम जी आर कॉस थीटा। अच्छे से देखोगे, एम जी आर एम जी आर एम जी आर कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे कॉस थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा 3/2 कॉस थीटा। अच्छे से देखेगा, कॉस थीटा इक्वल टू आ रहा है बेटा 2/3। आंसर यही है। सही किया ना मैंने, हाँ सही किया। समझ में आ रहा है बेटा। तो देखो ऑब्वियस ऐसे ऐसे सवाल आते रहते हैं। अब बोल देगा कि यहाँ पे वेलोसिटी कुछ एक है 2 मीटर पर सेकंड, ऐसा कुछ भी दे देगा, तब भी आप कर ही सकते हो। कुछ नहीं है बेटा, जिस पॉइंट पे कांटेक्ट छूट रहा है वहाँ पे वेलोसिटी रूट ओवर आर जी कॉस थीटा माने और इन दोनों पॉइंट पे एनर्जी कंजर्वेशन लगा दें, आपका जवाब आ जाएगा। ठीक है बेटा। इसी के साथ सर्कुलर मोशन हाँ खत्म है। सर्कुलर मोशन मैंने सिलेबस में जितना है उससे बहुत ज़्यादा करा दिया है। बोर्ड्स के सिलेबस में बस स्लैकिंग है, वो भी टॉप मोस्ट पॉइंट पे, बाकी कुछ नहीं है। आप एक बार एनसीईआरटी चेक करो, कुछ नहीं दिया हो। एनसीईआरटी में आप वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में ढूंढो, मिलेगा आपको। ये वर्क पावर एनर्जी में एक छोटा सा हिस्सा करके दे दिया है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। हालांकि मैंने पूरा पढ़ा दिया, कंप्लीट लेवल तक का कवर कर दिया है। ठीक है बेटा, नोट डाउन कर ले।